नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका पॉलिटिकल अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजा बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दक्षिण के एक द्वार की, जहां अप्रैल 2023 में विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव और इस पे वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक हो गया है, मैं समझा या हो चुका है, क्योंकि ये द्वार बीजेपी का शुरुआती द्वार थी दक्षिण के राज्यों में। यही वो द्वार है जिससे बीजेपी पूरे दक्षिण में अपने आप को साबित करने की एक दौड़ लगा रखी है। दक्षिण का राज्य कर्नाटक, कर्नाटक में बीएसवाई जो नाम है, यानी बीएस येदियुरप्पा, लिंगायत चेहरा, एक बड़ा नाम, इसी के भरोसे बीजेपी हमेशा से सरकार बनाती आई है। एक बार 2013 के दौरान जब इन्होंने बगावत कर दी थी बीजेपी से, या आप ये बोले कि इनकी बगावत का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। जो पार्टी 5 साल पहले यानी कि 2008 में पूरी दमखम के साथ 110 सीट 11 सीट जीतकर सरकार बनाई थी, उस पार्टी अगले चुनाव में 40 सीटों पे आ गई। उसका कारण था एक लिंगायत चेहरा जिसका नाम है बीएस येदियुरप्पा। येदियुरप्पा की बदौलत ही बिहार कर्नाटक में बीजेपी अब तक सरकार बनाती आई है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के मजबूत और कमजोर आंकड़ों पे, यानी कि उनके पक्ष पे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। आज के समय में कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में है, मजबूत पक्ष के साथ चुनाव लड़ रही है। इसका कारण है उनके पास बेहतरीन शासन देने की कला, जो बीजेपी ने लगभग उसको गंवा दिया एक कमजोर मुख्यमंत्री देकर। कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा है उनका सिद्धारमैया, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कुर्बा जाति से आते हैं। कुर्बा समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा बड़ा नाम है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार संसाधन हो, पैसे हो, या फिर संगठनात्मक जो तरीके होते हैं उसमें माहिर माने जाते हैं। इसके बदौलत तो कांग्रेस को वहाँ फायदे पहुँचा रहे हैं। तीसरा बड़ा नाम है वह है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ा दलित चेहरा, कर्नाटक में कांग्रेस के लिए एक अमृत साबित हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट जो है कांग्रेस के लिए एक किसी अमृत से कम नहीं है। कुछ और पॉइंट है जैसे जिसमें आप ये समझ सकते हैं कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्रों में उनका अपना लोकल नेता जो कांग्रेस को उनके जगह एक अच्छा एक अच्छा वोट बैंक दिला सकता है। जैसे पाटिल साहब को आप ले लीजिए, पाटिल साहब वो अपने एरिया में एक अच्छा वोट बैंक दिलवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जगहों पे सीटें जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम अलग पार्टियां करेगी। जैसे रेड्डी ब्रदर्स का अलग होना कांग्रेस को एक फायदेमंद हो सकता है। अब बात करेंगे कमजोर पक्ष की। कमजोर पक्ष कांग्रेस का क्या है? सबसे बड़ा कमजोर पक्ष कांग्रेस का है सिद्धारमैया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और डीके शिव कुमार जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों की लड़ाई जो बेहद घातक है। दोनों मुख्यमंत्री के चेहरे अपने आप को मानकर चल रहे हैं, लेकिन किसे पार्टी प्रोजेक्ट करेगी इस पे अभी तक गंभीरता से विचार नहीं हो पाया है। सिद्धारमैया कभी अपने आखिरी चुनाव बोलकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, तो डीके शिव कुमार संसाधन से पूरी तरह संपन्न होने के कारण, संगठन पर एक बेहतरीन पकड़ होने के कारण उनका कार्यकर्ताओं में एक लंबी पकड़ मानी जाती है। इन सब के बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस टिकट बंटवारे को लेकर उलझी हुई दिखेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के होने के कारण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से टिकट बंटवारा किस लय में करते हैं, ये भी एक बड़ी बात होगी। दूसरी बात कुछ अलग इतर है। कर्नाटक के ढेर सारे क्षेत्रीय नेता हैं जो पहले बीजेपी में चले गए थे, वो अब वापस कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। पुराने जमीनी कार्यकर्ता जो चुनाव लड़े हुए थे, जो पहले चले गए थे उनके बगावत करने के बाद, वो कैसे एडजस्ट करते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। अब बात करेंगे हम बीजेपी की। बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनके पास सबसे बड़ा लिंगायत चेहरा बीएस येदियुरप्पा है, जो कर्नाटक में सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में माने जाते हैं लिंगायत समुदाय के।
लिंगायत समुदाय हो या भोकालिका समुदाय हो, दोनों की राजनीति लगभग मठ से तय होती है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट की। स्ट्रॉन्ग पॉइंट बीजेपी की ये है कि बीएसवाई को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद से तो हटाया, लेकिन उनको अब रैलियों में मोदी के साथ आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसका कुछ फायदा होता हुआ दिखेगा या नहीं, ये तो समय बताएगी। लेकिन बीएसवाई के पुत्र को बीजेपी ने उपाध्यक्ष बनाना हो या फिर आगे प्रोजेक्ट करना हो, उसमें थोड़ी सी कसर जारी रखी है। बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट है, उनका संगठन फिर से एक बार पुनः मैदान में उतर चुकी है। संघ फिर से जोर लगा रही है। मोदी सबसे बड़ा चेहरा है उनके पास और अमित शाह चुनाव की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस से मुकाबला कैसे कर पाएगी बीजेपी, ये एक बड़ी बात है। अब बात करेंगे बीजेपी का कमज़ोर पॉइंट। जो सबसे बड़ा उनका कमज़ोर पॉइंट है वो है उनका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का चेहरा। बसवराज बोम्मई का कार्यकाल 2 साल का रहा। उस 2 साल में इनकी जो परफॉर्मेंस रही बहुत असंतोषजनक मानी जाएगी। कारण रहा, इन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिसके कारण जनता में कोई छाप छोड़ पाए। ये लिंगायत समुदाय से आने के बावजूद लिंगायत मठों को खुश न कर पाए, लिंगायत लोगों को खुश न कर पाए, जिसके कारण ढेर सारे लोगों के ऊपर नाराजगी साफ दिखी जा रही थी। यही कारण है कि बीजेपी फिर से बीएसवाई को आगे करके चुनाव लड़ रही है, सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दे रही है। इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं तो बसवराज बोम्मई का कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र वाला विवाद, महाराष्ट्र के मुद्दे पर गैर तरीके से बयान देना हो या फिर हिंदू मुस्लिम के तौर पर हिजाब वाले मुद्दा को आगे बढ़ाना हो, ऐसे ढेर सारे विवादित मुद्दों को लेकर उनका बयान चर्चे में रहा। अब आगे बात करेंगे तो हम बीजेपी के शासन का जो सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है, उनके संगठन में उनके युवा नेता का पीएफआई के द्वारा मार दिया जाना, जिस पे पूरी कर्नाटक लगभग तरीके से बोले तो संगठन जल उठी थी। उन्होंने साथ छोड़ देना मुनासिब समझा था। बीजेपी उसको कंट्रोल किया, लेकिन ये एक तरीके से बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट माना जाता है। बीजेपी का कमजोर कड़ी में एक और पॉइंट ये आता है कि जो उनके विधायक या मंत्री हैं वो लगातार उनकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कुछ बड़े नाम हैं जिसका बीजेपी को नुकसान होना लाजमी है, चाहे वो किटूर वाली एरिया हो, चाहे वो बेंगलोर वाली एरिया हो या कोस्टल हो। कोस्टल में कांग्रेस आज भी उतनी मजबूत नहीं बीजेपी को टक्कर दे सके, लेकिन बीजेपी को इसका भरपूर तरीके से फायदा मिलेगा या नहीं, ये समय बताएगी। बीजेपी के मजबूत पक्ष में एक बात यह भी है कि बीजेपी कोस्टल के इलाकों में आज भी पूरी तरीके से मजबूत दिख रही है। अब बात करेंगे हम जेडीएस की। जेडीएस का जो प्रमुख और मेन पॉइंट है वो है उनका वोट बैंक, वोकालिका वोट बैंक, जो मैसूर वाले रीजन में बहुत मजबूत तरीके से एक अभी भी चट्टान की तरह उनके साथ टिकी हुई है। उनकी सबसे बड़े चेहरे के रूप में आज भी देवगौड़ा साहब, एकदम एच डी देवगौड़ा साहब अभी भी खड़े हैं। कुमार स्वामी का संगठन पर पकड़ बेहतरीन तरीके से है। कैंडिडेट की सिलेक्शन पहले ही कर देना, फील्ड में पहले ही उतार देना, एक आक्रमण प्रचार करना जेडीएस के मजबूत पक्ष की निशानी है। जेडीएस कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है ये समय बताएगी, लेकिन जेडीएस आज के समय में एक बेहतरीन लय में दिख रही है। अब बात करते हैं जेडीएस के कमजोर पक्ष की। जेडीएस का कमजोर पक्ष ये है कि उनके विधायकों का टूटकर चले जाना बीजेपी में, जो मैसूर रीजन से हों या फिर आसपास के हैदराबाद वाले रीजन से। जेडीएस में लगातार तोड़ की कोशिश कांग्रेस जारी रखी हुई है, जो जेडीएस को नुकसान भी पहुंचा सकती है।
तीसरा पॉइंट इसमें आप ये जोड़ सकते हैं कि जेडीएस जो है, जेडीएस के वोट बैंक के ऊपर कांग्रेस अपनी सीधी नज़र डीके शिव कुमार के जरिए लगा कर रखी है, जिसका नुकसान जेडीएस को हो सकता है। ये जेडीएस की एक कमजोर कड़ी भी है। परिवार की आंतरिक कलह भी एक कमजोर कड़ी के रूप में आप दे सकते हैं। तो ये रहा तीनों पॉइंट। मैं आज के समय में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखता हूं, और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने जो शासन चलाई है बगावत के बाद, उस पे 2019 के बाद पिछले 4 सालों में उस पे अभी उतनी पकड़ नहीं दिख रही है जितनी बीएसवाई के रहते हुए मुख्यमंत्री दिखती थी। बीएसवाई के सीएम पद से हटने के बाद बीजेपी का कमजोर होना धीरे धीरे लाजमी होता चला गया, जिसका फायदा कांग्रेस लगभग तरीके से उठा रही है। अब ये समय बताएगी कि कौन सी पार्टी कितनी हद तक चुनाव जीतेगी और हारेगी। आगे के लिए आप बने रहें। आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे बिहार में सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना कितना जायज है बीजेपी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।